आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में बताएंगे कि फालज क्या है, फालज की कितनी अक़साम हैं और फालजदा इंसान को कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में दोबारा फालज या पैरालिसिस जैसे मसले से बचा जा सके। और पाकिस्तान में कितने % फालज का इलाज जो है वो मुमकिन है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और बेल आइकन को ख़ास तौर पे आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं, अपना कोई भी मसला हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने साथियों की हर परेशानी को, हर मसले को, हर बीमारी के बारे में हम उनको मुकम्मल जानकारी फराहम करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। फालज के बारे में चंद बुनियादी चीज़ें अगर आप समझ जाएं तो आपको फालज के बारे में फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपको किस किस्म का फालज है या किस किस्म का पैरालाइज आपको हुआ है। देखें, फालज के अंदर 4 शरियानें जो हैं हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो 4 ब्लड वेसल्स हैं, खून सप्लाई करने वाली जो शरियानें हैं, उनमें से 2 जो ब्लड वेसल्स हैं, शरियानें हैं, वो आगे से फ्रंट से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, और 2 जो शरियानें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो पीछे से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इन चारों का अलग अलग सिस्टम है आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि फालज की बुनियादी तौर पे 2 अक़साम हैं। पहली किस्म को हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं और दूसरी किस्म को हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक जो है, इसमें सादी सी बात है कि आपका जो फ्रंट वाली ब्लड वेसल्स है, खून फराहम करने वाली शरियान है, उसके अंदर खून का लोथड़ा बन जाता है, ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है, स्पॉट जिसको कहते हैं वो बन जाता है, या हल्का सा डॉट होता है ब्लड का जो कि खून गाढ़ा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, आपकी शरियान में ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। इसकी वजह से आपका वो जो सी भी शरियान होगी आपके जिस्म को, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को वो शरियान कंट्रोल कर रही होगी, आपके जिस्म का वही वाला हिस्सा फौरी तौर पे मुतासिर होगा और उस हिस्से में पैरालाइज होगा, फालज होगा। फालज की जो दूसरी किस्म है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, इसमें कोई भी आपकी ब्रेन नर्व हो जिसमें ब्लड क्लॉट हो, वो जो नर्व है आपकी बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, या उसके अंदर लीकेज हो जाती है, तो इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, लेकिन इसकी रेशो फिर भी कहीं ना कहीं 25% तक पाई जाती है पेशेंट्स के अंदर। लेकिन जो दूसरी इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसकी रेशो 85% पेशेंट के अंदर पाई जाती है, 75% तक पाई जाती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी कॉमन वजूहात हैं जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि आया इस्कीमिक स्ट्रोक की क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इसकी रेशो बहुत ज़्यादा पाई जाती है या देखने को आती है। इस्कीमिक स्ट्रोक को अगर हम आगे 3 बुनियादी अक़साम में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि आया आपको किस किस्म की स्ट्रोक है। देखें, इस्कीमिक स्ट्रोक में सबसे पहली जो स्ट्रोक होती है वो आपके असाब को मुतासिर करती है। असाबी स्ट्रोक जो होती है उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको राइट साइड पे स्ट्रोक आती है, आपके जो ब्लड वेसल है आपको राइट साइड पे ब्लॉक करती है, तो आपका लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है उसमें फालज आएगा। अगर आपके लेफ़्ट साइड में किसी वेसल में क्लॉट आता है तो आपकी राइट साइड जो है वो मुतासिर होगी। अब अगर आपकी राइट साइड वाली जो ब्लड वेसल है, नर्व है, उसमें अगर क्लॉट आता है
तो इसको हम असाबी स्ट्रोक कहते हैं, इसको हम न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक कहते हैं। ये आपके तमाम असाब को मुतासिर करती है, आपके दिमाग के जो असाब हैं, आपके दिमाग की जो नालियां हैं उनको मुतासिर करती है, आपकी नर्व्स को मुतासिर करती है। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे ब्लड क्लॉट आएगा तो आपकी राइट साइड जो है वो मुतासिर होगी। राइट साइड में आपके बाजू में, आपकी टांग में, आपके ज़ुबान में, आपके मुंह में आपको बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। इसको हम उज़लाती स्ट्रोक कहते हैं। ये उज़लाती स्ट्रोक जो है आपके मसल्स को, आपके पट्ठों को, जिसको हम मस्कुलर स्ट्रोक भी कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा जो तीसरी स्ट्रोक है बहुत ही अहम स्ट्रोक है, इसको हम गुद्दी स्ट्रोक अपनी ज़ुबान में, तिब की ज़ुबान में गुद्दी स्ट्रोक कहते हैं। ये आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको मुतासिर करती है और इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को आते हैं। पेशेंट का नीचे वाला जो धड़ है वो मुतासिर होता है, पेशेंट की टांगें जो हैं बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हैं और जो है पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं और नीचे वाले जो पट्टे हैं बिल्कुल नकारा हो जाते हैं। ये 3 अक़साम हैं। अब अगर आपको नीचे वाले धड़ में पेन हो या नीचे वाले धड़ में आपको किसी किस्म की कमज़ोरी महसूस हो तो आपने फौरी तौर पे उसके रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आपको पूरे जिस्म के पट्ठों में कमज़ोरी महसूस हो या आप अगर इस तरह से हाथ ऊपर करते हैं तो प्रॉपर हाथ ऊपर नहीं ठहर पाता, हाथ या फोल्ड हो जाता है या नीचे की तरफ गिर जाता है, झुक जाता है, तो आपने उज़लाती जो आपकी स्ट्रोक है उसके मुतालिक आपने ट्रीटमेंट लेनी है डॉक्टर की राय के मुताबिक। अगर आपको दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है या दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, चक्कर आने की जो कैफियत है वो है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आंखों के आगे धुंधलापन आता है या आपको उबाक बहुत ज़्यादा आते हैं, वोमिट आती है, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, ये आपके डायरेक्ट ब्रेन की जो स्ट्रोक है उसको ये वाज़े करते हैं। तो फौरी तौर पे आपने किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आपने कंसल्ट करना है, तो आपने डॉक्टर की राय के मुताबिक ट्रीटमेंट लेनी है। फालज की या पैरालाइज की जो बुनियादी वजूहात हैं उसको मुख्तसरन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों को शुगर के इश्यूज़ हों, डायबिटीज़ के इश्यूज़ हों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हों या कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हाई रहता हो या जो लोग बहुत ज़्यादा नशावर अशिया इस्तेमाल करते हों, ख़ास तौर पे स्मोकिंग करते हों, सिगरेट नोशी करते हों या शराब नोशी करते हों, ऐसे लोगों का खून जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है और उनका खून की सप्लाई जो है वो ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन ऐसे पेशेंट में या ऐसे लोगों में स्ट्रोक होने के, फालज होने के या पैरालाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नशावर जितनी भी अशिया हैं उनसे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हम फौरी तौर पे इनिशियल स्टेज पे उनमें थोड़ी सी उनकी फ़िज़िकल हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हैं तो उनमें अगर इस तरह की कोई चीज़ आए तो सबसे पहले हम उनको ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने को कहते हैं। देन उनका ये परहेज़ करने से ही काफ़ी हद तक उनको स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं या उनको फालिज के चांसेस जो हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फालिज से मुतालिक जितनी भी अलामात हमने बताई, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। आप करीबी जितने भी आपके कार्डिक हॉस्पिटल्स हैं उन वहाँ पे आप फौरी तौर पे पहुँचें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 3 से 4 घंटे फालज के पेशेंट के लिए, स्ट्रोक पेशेंट के लिए इंतहाई अहम हैं। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाते हैं देन आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और इलाज करने में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको हम एक मेडिकल टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फास्ट। फास्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फास्ट के एफ से ये मुराद है कि आपका फेस, और फास्ट के ए से मुराद है आर्म, फास्ट के एस से मुराद है आपकी स्पीच और टी से मुराद है टाइम। अगर आपको आपके फेस में, आपकी आर्म में,
या आपके बोलने में या आपके मुंह के अंदर आपको थोड़ा टेढ़ापन या रुक रुक के बोलने का कोई इशू सामने आता हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल पहुँचें और डॉक्टर से फौरी तौर पे आप कंसल्ट करें और ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपके कार्डिक इश्यूज या आपके जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट आपके इश्यूज हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगाह हों। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फालज से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनका इलाज मुमकिन तो है, लेकिन बहुत कम इसकी रेशो है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनमें फालज का इलाज कामयाबी से किया जा रहा है। और इसकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अद्वियात हैं उनका बहुत ज़्यादा फुकदान है और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनमें फालज की जो अद्वियात हैं या फालज के लिए जो इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं वो लगाने की परमिशन है। हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शहर में या हमारे मुल्क में कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें फालज से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल होती हैं, ताकि फ़ौरी तौर पे खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को इस तरह के कोई मसाइल दरपेश होते हैं तो वो उस मुतलका हॉस्पिटल में पहुंच के अपना ट्रीटमेंट कामयाबी से करवा सके। जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मुतलका डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर के पास दो ऑप्शंस होती हैं फालज को कंट्रोल करने के लिए, या जो क्लॉट नर्व में आ जाता है, ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है, उसको रिमूव करने के लिए दो पाकिस्तान के अंदर जो तरीके हैं वो राइज हैं। उनमें से सबसे पहला जो तरीका है एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है ड्रिप की सूरत में, जिसको हम TPA कहते हैं। फुल फॉर्म में इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक तरीका इलाज है जो पाकिस्तान में राइज है और बड़ी कामयाबी से हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें ये इंजेक्शन लगाने के एक्सपर्ट्स डॉक्टर अवेलेबल हैं। या सबसे पहले तो एक अलमिया है, एक मिथ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, कि ये इंजेक्शन फौरी तौर पे अवेल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो है ऐसे पेशेंट की, लेकिन ये जो इंजेक्शन है इसकी क्योंकि बाहर से इसको बरामद किया जाता है, बाहर से ये मंगवाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये इंजेक्शन हमेशा से ही हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि ये शॉर्ट ही रहता है। और अगर ये मिलता भी है तो आम जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ये इस्तात से बाहर है, उनकी ये बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और पाकिस्तान के अंदर ये एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो तकरीबन 90 से 97,000 तक, 97,000 तक इसकी अमाउंट है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग 85% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका इलाज है, डॉक्टर एक ऐसी वायर इंजेक्ट करते हैं आपके ब्रेन वेसल के अंदर, उसमें जहाँ पे क्लॉट होता है उसको सक करके बाहर निकालते हैं। लेकिन ये बहुत सादा तरीका इलाज है और डॉक्टर्स के लिए इस तरीका इलाज को करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वो दूसरा जो हमने आपको TPA इंजेक्शन के बारे में बताया वो 97,000 तक पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स ये वाला तरीका इलाज इख्तियार करते हैं तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक तरीका इलाज है। इसमें अगर आप सादी सी अमाउंट का हिसाब लगाएं तो ये 30 लाख तक, 30 लाख तक पेशेंट का जो है वो अखराजात आते हैं। ये बहुत टू मच कॉस्टली है, इसलिए इस तरीका इलाज की तरफ बहुत कम पेशेंट जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो TPA इंजेक्शन है या ये हमने आपको एक वायर इंजेक्ट करके क्लॉट को सक करने वाला जो तरीका आपके साथ शेयर किया, ये दोनों तरीके हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं,
उनमें बहुत ही कम राइज हैं, बहुत ही कम फैसिलिटी है, और ख़ास तौर पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कम डॉक्टर्स जो हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इसलिए देखने को आया है कि हमारे मुल्क के अंदर फालज की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इलाज का फुकदान होने की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो असाबी कमज़ोरी या मतलब लकवे जैसे जो डिजीज़ हैं उनका शिकार होते हुए नज़र आते हैं। अब जिन लोगों का क्लॉट रिजॉल्व हो जाता है या टीपीए इंजेक्शन लगाने के बाद कामयाबी से आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो के अपने घर आ जाते हैं, तो उसके बाद देन आप अपने डॉक्टर की परमिशन के बाद हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज जो कि फालिज के लिए ख़ास हमने आपके लिए वीडियो बना रखी है, उसका हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से एक्सरसाइजेज को देख के आप फालिज से निजात हासिल कर सकते हैं। जो आपके असाब हैं, आपका बाजू, आपकी टांग या आपका चेहरा अगर टेढ़ा भी हो जाए फालिज की वजह से, तो आप हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करके प्रैक्टिस करके आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।